नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिवादन है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होगे, फिट होगे और चकाचक होगे। और दोस्तों, हम जैसा कि हिंदी का वर्णमाला उठाए थे तो उसमें आधा रह गया था कुछ वर्णमाला में, तो उसको हम क्लियर करेंगे यहाँ। तब से वीडियो डालने का मौका नहीं मिला और बीच में थोड़ी जो है समस्याएं थी, और भी क्योंकि आपको साइकोलॉजी के भी क्षेत्र में कुछ वीडियो देने हैं तो इस वजह से थोड़ा समय नहीं मिला। तो हिंदी को हम जल्दी से जल्दी और ख़त्म करना चाहेंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा वीडियो अपलोड करूं, पूरा वीडियो आपको दूं, तो दोस्तों इस वीडियो को, ये जो वीडियो पड़ता है, ये दूसरों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए और करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर डाल सकें। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमारी आतुरता उतनी ही बढ़ेगी और हम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करते रहेंगे चैनल पे आपके। तो ये सुपर टेट के पहले ये कंप्लीट हो सकता है, या जब तक भी अब सुगबुगाहट प्रारंभ भी हो गई है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसको ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए और लोग सब्सक्राइब करें और देखें, तो हम पूरे के पूरे मैटर इसको इस पर जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो कि अगर समझ में आता है, पूरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लोग ऐसा करिए। अन्यथा नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ जिनको भी समझ में आता है वो ऐसा ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। उस दिन और एक चीज़ और दोस्तों, कमेंट में आपको जो चीज़ें पढ़नी होती हैं, जो टॉपिक क्लियर करनी होती हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो जो नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को आप कमेंट में बताइए, फिर उस टॉपिक को यहाँ चला दिया जाएगा, ठीक है ना, जिससे आपकी पूरी कुंठा दूर हो जाएगी, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। आइए हम चलते हैं। अभी हम लोगों ने हिंदी, आज हम पढ़ेंगे हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट, ठीक। और हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे अगर बात करी जाए हिंदी की, तो हम लोगों ने लगभग वर्णमाला प्रारंभ किया था, उसमें स्वर वगैरह इत्यादि थे। हम लोगों ने स्वर के बारे में लगभग चर्चाएं की थी, स्वर में उच्चारण स्थान, और फिर उसके बाद आपने घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण इत्यादि एक चार्ट के माध्यम से पूरा देखा था। उसकी रूपरेखा पूरी तैयार की गई थी और आप लोगों ने उससे के आधार पर अध्ययन किया था। उसमें से कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हमने ताल में रख दिया, ए, ऐ, है ना, और आपका ओष्ठ में ओ, औ, तो इसको हम जान लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप तालु में सीधे रख देंगे तो हो सकता है कंठ तालु कह दे। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं, और अनुनासिक वर्ड क्या है, निरानुनासिक वर्ड क्या है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग पहले तो जान लें ए का उच्चारण स्थान। हमने आपसे बताया था ए किन वर्णों से मिलके बना है। आ में चाहे ई जोड़ दो, आ में चाहे बड़ी ई जोड़ दो, आ में चाहे ई जोड़ दो, चाहे आ में बड़ी ई जोड़ दो, ये भैया मिलके बन जाते हैं आई। तभी इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, किस प्रकार से बोला जाता, आई, है ना। तो देखिए, ये आप बताइए, आ का उच्चारण स्थान क्या है भाई, ये है कंठ, ठीक। ई का उच्चारण स्थान क्या है भाई, ये है तालु। अब चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये कंठ और तालु है। और जब दोनों से मिल के ये बनता है, तो ये बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु होगा कि नहीं होगा, ठीक। हमने तालु वाले में बताया था, लेकिन आप हमें बताइए ये कंठ तालु उच्चारण होगा कि नहीं। ये तो बेसिक सी बात है, ये तो बेसिक सी बात है, क्लियर हो गया, ठीक। ये बात हो गई कंठ तालु। इसी प्रकार से अगर हम आई की बात करें, ठीक, इसी प्रकार से अगर हम आई की बात करें, तो आई किन से मिलके बनता है। अब चाहे आ और चाहे आ में आप जोड़ दीजिए, तो क्या मिलता भाई, आई। एक बात बताओ, ये अगर कंठ है, ये अगर कंठ है, तो ये तालु सा, कंठ तालु खुद ही है, ये कंठ और तालु तो खुद ही है। तो एक बात बताओ, इसका उच्चारण कंठ तालु होगा कि नहीं, ठीक। कंठ तालु है तो कंठ कंठ ऐसा तो है नहीं, स्क्वायर कर दोगे कंठ स्क्वायर, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि कंठ तालु का उच्चारण होगा, ठीक। ये बात छोटी थी, आगे चलते हैं।
औ, चाहे छोटा में चाहे बड़ा में, ऊ जोड़ दो और चाहे बड़ा ऊ जोड़ दो, क्या बन जाएगा? औ। इसीलिए देखो क्या निकल के आया? औ। अब एक बात बताओ कि अगर आकंठ है, ऊ क्या है? ओष्ठ है। हमने बताया था आपको ग्राफ में, आपको जो चार्ट बनाया गया था उसमें बताया गया था, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? कंठोष्ठ होना चाहिए कि नहीं? बोलो दोस्तों, कंठोष्ठ होना चाहिए कि नहीं? और अगर ओ, जिसको ओ कह रहे हो, कंठोष्ठ है, तो हमें आप लोग बता दीजिए कि औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये भी कंठोष्ठ होगा। क्या होगा? कंठोष्ठ। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब स्वर में आई, आई, औ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु ए, ऐ का, और कंठोष्ठ का ओ, औ, ओ, औ का कंठोष्ठ। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई होगी। उसमें से नीचे हम कुछ लिखा रहे थे तो हो सकता है छूट गया हो, तो इस पार्ट में उसको क्लियर कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ठीक आगे चलते हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे साइकोलॉजी का होगा, हिंदी का होगा, संस्कृत का होगा, पूरे शब्द रूप आपको बाई ट्रिकी, कुछ भी रटना नहीं। जिस प्रकार से आपको रटवाया जाता है कोचिंगों में, रामा रामो रामा, ये सब नहीं करना आपको। गीत नहीं गाने हैं, एग्जामिनर एक गीत नहीं गवाएगा ना, आलाप नहीं करवाता। मान लीजिए सबके तरीके अलग अलग हैं, किसी को गीत समझ में आता है, तो जैसे भी याद हो, याद होना चाहिए, कुल मिला के याद होना चाहिए। तो हमने भी कुछ अलग बनाया है, जिससे कि आप देखोगे एग्जाम्पल में सीधे सीधे निकल के आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक, आगे चलते हैं। और दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जल्दी हिंदी ख़त्म करके, साइकोलॉजी ख़त्म करके, हम दोनों सब्जेक्ट ख़त्म करके अर्थशास्त्र और इतिहास जो आपका क्लास चल रहा था उसको रिसाइकिल करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि ख़त्म हो सके। ठीक अब आते हैं दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ठीक, स्पर्श व्यंजन कितने हैं भाई? स्पर्शी कह सकते हैं या संघर्षी कह सकते हैं। 25 कौन कौन से हैं? का वर्ग पूरा, कचटतप, च ट त प, कचटतप ना, का से लेके का खा गा गा अंग्या, फिर च छ जा झा या, टाठा डाढ़ा अड़ा, फिर ताथा दाधा ना, पाफा बाभा माँ। मतलब कि का से लेकर माँ तक या का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 5 5 वर्ण हैं, 5 5 25, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या है भाई? देखो हिंदी में छ, त्र, ज्ञा और स्र, टोटली मिलके संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। अब सुनिए, छा किन से क्यों संयुक्त कहा गया? छा क्यों संयुक्त भाई? तो छा किन दो वर्णों से मिलके बनता है? का और खष्टी सा। अब इसको चाहे इस प्रकार से लिख दे तब भी बात वही है ना। ये आधा का ही तो लिखा है, बचपन में यही तो पढ़ते हैं, जिसके नीचे इस तरीके का हलंत रहता है वो आधा का माना जाता है। अब चाहे ये कह दे चाहे ये कह दे, बात दोनों सही है। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कहता है छा के पहले कौन सा वर्ण आता है? कहेगा छा के पहले कौन सा वर्ण आता है? छा के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो दोस्तों बताओ, अब ऑप्शन में है का आएगा, आधा का आएगा, फिर खष्टी सा जिसे आप कहते हो मूर्धन्य वाला, कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? तो ये हो सकता है इसकी जगह पे चाहे ये कह दे और चाहे ये कह दे, बात एक ही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? सेकंड वाला। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड वाला।
क्लियर हो गया होगा ये ऑप्शन। ठीक, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले इसी प्रकार से, त्रा का है ता प्लस रा, ठीक, ज्ञा का है जा प्लस इया, स्रा का है। ठीक, ये समझ में आया दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। आगे चले, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगत वर्ण कौन से होते हैं भाई? आगत वर्ण जा और फा, ये जो नीचे लगा हुआ ना ये आगत वर्ण कहलाते हैं। जा है और फा है। ठीक, इतनी बात याद हो गई होगी। अब क्या कहते हैं? ढा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन। अच्छा, द्वित्व वर्ण किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन, जैसे दिल्ली, बिल्ली, बच्चा, सच्चा, कच्चा। ये जो जोड़ा है देख लो, लाधा लाला, लाला चाचा, चाचा चाचा, है ना। इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन। ठीक, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, ये बात हो गई। अच्छा भाई, इतनी बात क्लियर हो गई, तो अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? ठीक, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? इमंगलनम, है ना। अनुनासिक वर्ण या नासिक वर्ण 5 होते हैं, न, ड़, न, ये हो गया। फिर निरानुनासिक, ये होता है जो भी वर्ण नाक से उच्चारित ना हो। ये क्या है? जो नाक से उच्चारित हो, जो नाक से ध्वनि का उच्चारण हो। ठीक, और ये जो भी वर्ण नाक से उच्चारित ना हो वो सब क्या होंगे? निरानुनासिक होगा, है कि नहीं। विसर्ग किसे कहते हैं भाई? ये हो गया। ठीक, विसर्ग इसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक और आ जाता है, जैसे कि कई वर्ण, अब जैसे वर्णों के, अब जैसे यही पूछ ले, कह दे कि वह कौन सा स्वर है जो, या वह कौन सा, जैसे विसर्ग की बात करता है तो इसका उच्चारण हा के किस वर्ण के समान होता है? तो देखो हा, आहा, हा, है कि नहीं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बना देते हैं एग्जामिनर्स, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो इम्पोर्टेंट है ये सारी क्वेश्चंस, है ना। आगे चलते हैं। वैसे अयोग वा या आप अनुस्वार कह लीजिए, अयोग वा या अनुस्वार। अयोग वा या अनुस्वार कैसे होता है भाई, बता सकते हैं आप सभी लोग? अयोग वा, अंग और आहा, अंग और आहा को क्या कहते हैं? अयोग वा। ठीक है दोस्तों, अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें। क्यों? अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जीभ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर उच्चारण के वर्ण कौन कौन से वर्ण होते हैं। ठीक है, जिह्वा, जैसे सपोज कर लीजिए कि यह जिह्वा का भाग है, यह भाग अग्र कहलाता है, यह भाग मध्य कहलाता है, यह भाग पश्च कहलाता है। ठीक, अग्रभाग ये है, मतलब एकदम टंग का ये वाला भाग, ये अग्र है, उसके बीच वाला मध्य होगा, उसके पीछे वाला पश्च होगा। जैसा नाम है वैसा काम है। अब जिह्वा के आधार पर आइए देखें, अब वह उच्चारण कर ही नहीं सकते हम इसके अलावा। देखो जैसे ई, आई,
आई जब सही उच्चारण करेंगे ई आई, ये क्या है, अग्रभाग से उच्चारित होता है। ठीक, मध्य भाग से क्या है, आ, मध्य भाग से क्या होता है, आ। देखो बोलो आ, तो ये वाला ओ भी आ कर दोगे तो पश्च हो जाएगा। अ कर दिए, जो छोटा आ जिसे कहता है, वो पश्च भाग से उच्चारित होता है। ठीक, अब देखिए पश्च भाग में उ ऊ औ औ आ, ये क्या होगा भाई, ये पश्च भाग का होगा। ठीक, अभी बात समझ में आ गई। तो एक बारी देखिए अग्रभाग से, देखो ई से बनने वाले, सीधी सी बात है कि ई से बनने वाले वर्ण जितने होते हैं अग्र होते हैं। आ को मध्य में रखो, री गायब करके अंग आ, री और आपको क्या कहते हैं, अंग और आह, ये इतने वर्ण छोड़ दो और एक ठो अंग आ वाला जोड़ लो, ये पूरा पश्च हो जाता है। ठीक, कौन कौन से भाई, ई से कौन से, ये चारों हैं, ई आई अग्रभाग, मध्य हो गया आपका अ, बाकी जो पश्चिम में है वो सब बचे हुए जितने हो जाएंगे पश्चिम हो जाएंगे, खाली री अंग आ को छोड़ दो। वैसे ही 11 ही स्वर हैं तो री तक एक ठो गायब कर दो, अंग जोड़ दो बस आ। ठीक, आ क्लियर हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर वर्णों का उच्चारण देखिए। मुख के आधार पे 4 मुख के आधार पे होते हैं, कितने भाई, 4। कौन कौन से मुख में होता, एक मुख वृत्त हो सकता है, एक आधा वृत्त हो सकता है, एक समवृत्त हो सकता है, एक पूरा अर्ध समवृत्त हो सकता है ना। देखो मुख 4 आधार पे खोलेंगे आप, जैसा कि हिंदी में वर्णित है, जैसा कि हिंदी में कथा बताया गया है। तो मुख के आधार पर हम बात करें तो वृत्ताकार मुखी के आधार पर कौन से वर्ण आएंगे, तो आ। देखो आ, ये क्या हो गया, ये वृत्त, पूरा मुंह का वृत्त बनता है। अर्धवृत्त मतलब, अर्धविवृत्त का मतलब इससे छोटा, इससे छोटा, मतलब ये जो वृत्त होगा इससे बड़ा होगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो कौन कौन सा होगा इससे छोटा, आई, आ, देखो आ से छोटा है, आ में रखेंगे आई, आऊ, आ, ये सब क्या होगा, ये सब हो गया आपका अविवृत्त। ठीक, समवृत्त में क्या आएगा, अब कुछ छोटा होगा, समवृत्त में इससे भी छोटा होगा, और मुख क्या होगा इससे, ये मतलब कि जो अर्धविवृत्त है समवृत्त से थोड़ा बड़ा होगा। देखो ई इससे भी कम हो गया। देखो आई बड़ा मुख खुला है तो इसका मतलब कि एक विवृत्त होगा, विवृत्त से छोटा होगा। औ देखो औ अगर कह देते आप, औ कह देते तो ये एकदम समवृत्त हो जाता, जल्दी से मुख छोटा है ना। लेकिन इसमें देखो आ, लेकिन आ एक अकेला है विवृत्त में, आ फिर आई औ क्या है, औ, ये ज्यादा खुला है मुंह, ये देखो इन सब में ज्यादा मुंह खुला है, इसलिए अर्धविवृत्त में आएंगे, इसके कंपैरिजन में कम खुलेगा, लेकिन इन सब की अपेक्षा ज्यादा खुलेगा। आगे चलते हैं समवृत्त में, ई उ, देखो एक समान है, ये समवृत्त है, 4 समवृत्त है। ई उ समवृत्त में है। अर्ध समवृत्त में आई औ, सबसे कम आपसे क्वेश्चन बना देता है, वह कौन सा वर्ण है जो सबसे कम मुख आकृति के आधार पर सबसे कम मुख खुलता है, या कह दे अर्ध समवृत्त है, आई औ। क्लियर हो गया। देखो सब बड़े बड़े, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं ओठ के आधार पर, एक तो वृत्तामुखी है और दूसरा है अवृत्तामुखी। तो द्वितीय भाग में है, अगर ओठ के आधार पे देखें तो ओठ का या तो पूरा वृत्त बन सकता है या तो पूरा वृत्त नहीं बन सकता है। अब ये वर्ग और आयत नहीं बनेगा, ठीक है, दो ये प्रकार से हो सकता है, या तो वृत्त बनेगा या तो आवृत्त बनेगा ओष्ठ का। अब क्या होगा, देखो वृत्त क्या है, ऊ औ, देखो सब है, सही उच्चारण करेंगे तो होगा ऊ औ आ, ये सब क्या है, वृत्त बना रहा है ओष्ठ का। आगे चलते हैं, आइए इसमें चलते हैं, आ। अब कहेंगे सर जी ये, अब ये हमारे मुख का वृत्त बन रहा, ओष्ठ का नहीं, हम पढ़ा रहे हैं ओष्ठ के आधार पर। तो देखिए आ ई आई, ये सब क्या है, ओष्ठ के आधार पे अवृत्तामुखी के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, जो बचा खुचा था वो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है जिसे इस प्रकार से, वह कौन सा वर्ण है, वह कौन सा वर्ण है जो वह कौन सा वर्ण है जो
जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर पश्च तथा मुख के आधार पर समृद्ध और ओष्ठ के आधार पे, ओष्ठ के आधार पर वृत्तामुखी होगा। ऑप्शन है पहला, पहला है ए, आई जिसे कहते हैं आप, और दूसरा है ओ, और तीसरा है आ, और चौथा है ऊ। चलिए दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और हमें बताइए, और नहीं है तो बाद में हम अभी भी आंसर दे सकते हैं आपको, लेकिन इसका आंसर हम दे रहे हैं आपका इंतज़ार किए बिना। ठीक है, इसका आंसर होगा फोर्थ। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ। अब कैसे होगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सा वर्ण है जो जीभ के आधार पर पश्च तथा मुख के आधार पर समृद्ध और ओष्ठ के आधार पर वृत्तामुखी। अब ये तो लिखा हुआ, देखो वह कौन सा वर्ण है, ठीक, जो जीभ के आधार पर पश्च है। तो देखो भाई इसमें से देख लो, जीभ के आधार पर पश्च कौन सा है, जिह्वा के आधार पर पश्च में आप देखेंगे जिह्वा के पश्च में एक ठो ऊ मिल रहा है, देखो ऊ वाला है, और कुछ नहीं पश्च। पश्च हो सकता है क्या, छोटा आ पश्च है क्या, ओ पश्च है, पश्च ओ जरूर है, लेकिन पश्च होने के बावजूद भी क्या वह समृद्ध है, क्या वह समृद्ध है? नहीं है, इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ऊ ऑप्शन है जो सब में कॉमन है, बड़ा ऊ। अब देखते हैं दूसरा वाला, मुख के आधार पर समृद्ध, मुख के आधार पर समृद्ध, देखो ये और ये, ठीक। अब क्या कह रहा है, ओष्ठ के आधार पर वृत्तामुखी, ओष्ठ के आधार पर वृत्तामुखी, ये तीनों बात फुलफिल करता है ऑप्शन फोर्थ। देखो आंसर ये होगा। तो उम्मीद है ये सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और अगली वीडियो आपको पुनः मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।